हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता होगा कि 29 फरवरी को साइंस का एग्जाम है। उसमें जो है कि आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक ना। तो इस 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बस बचे हुए दिनों में मैं अच्छे से सब करा दूंगा। सब लोग आप अच्छे से इसी जो है कि यूट्यूब चैनल पे सब ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न आप देख करके अच्छे से अपना जो है कि पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको सारा सारा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये आपको जो हाई स्कूल एग्जाम 2024 इनमें साइंस जो है लाइट चैप्टर का मैं करा रहा हूँ। इसमें प्रकाश के क्या होगा, अति महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न है। ऑलरेडी मैं इससे पहले 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करा चुका हूँ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। जाके आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए मैं कराता हूँ अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को मैं कराता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देर न करते हुए आइए यहाँ मैं समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें बच्चों, इसमें आपको दिया कह रहा कि समतल दर्पण, इसमें कह रहा समतल दर्पण की समतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो थोड़ा हम समझाने का प्रयास करते हैं समतल दर्पण में क्या होगा। मान लीजिए समतल दर्पण है जिसका एक सिरा में मान लो M1 होगा, एक सिरा क्या होगा M2 होगा, एक तरफ इसको कली किया गया होगा। यदि किसी वस्तु को यदि समतल दर्पण में ऐसे सामने खड़ा कर देंगे तो मान लीजिए वस्तु की लंबाई हम मान लेते हैं कितना है, मान लिया कि 10 सेंटीमीटर का है। यदि मान लीजिए 16 सेंटीमीटर का है तो इसका जो प्रतिबिंब इसमें इमेज बनेगा, जो भी इस दर्पण में इसका इमेज बनेगा वो इमेज भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर का ही होगा इमेज। ठीक समझ में आया। यदि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु को यदि खड़ा करते हैं तो वस्तु की लंबाई के बराबर उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए डी, इसका सही ऑप्शन। वस्तु के जितनी बड़ी वस्तु होगा उतना बड़ी वहां प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें जो है करा प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को फॉलो करता है। देखिए इसमें क्या आपको पता होगा कि इस तरीके से एक अविलंब है। इसमें दो माध्यम होते हैं। मान लीजिए एक वायु हम ले लेते हैं, एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम क्या है बच्चों, दूसरा माध्यम कांच है। यदि कोई प्रकाश देखिए यदि वायु से कांच में जाएगा तो अविलंब की ओर का होगा, झुक जाता है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें जो मान लीजिए एयर है, ये क्या है एयर है, ये आपका ग्लास है, क्या है ग्लास है। तो हम इसको लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बटे उत्क्रमणीयता होता उल्टा। जिस तरीके से आप एयर से प्रकाश कांच में जाएगा, एयर से यहाँ प्रकाश का होगा, एयर से कांच में जा रहा है, उसी तरीके से प्रकाश उत्क्रमणीयता में मान लीजिए कोई यहाँ परावर्तक लगा देंगे तो ये कांच से देखिए कहाँ से, कांच से किस में जाएगा, कांच से वायु में जा सकता है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से एयर से कांच में आ सकता है उसी प्रकार से कांच से एयर में जा सकता है। ये प्रकाश की क्या होती है, उत्क्रमणीयता कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ए होगा। यानी यहाँ जो है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक बराबर एक अपान क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा आपको। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझना है, प्रयास करना है। यही आपको बोर्ड परीक्षा में ही ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तनांक एवं क्रांति कोण के बीच जो संबंध होता है वो संबंध क्या है, वो n बराबर होता है 1/sin c होता है। यही अपवर्तनांक का क्रांति कोण के बीच का संबंध है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है तीसरा। कह रहा है कि प्रकाश सापेक्ष अपवर्तनांक का सही सूत्र क्या है। सापेक्ष अपवर्तनांक का सही सूत्र क्या है बच्चों, तो इनमें जो सापेक्ष अपवर्तनांक का सही सूत्र होता है वो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर जो है 4 करा एक अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन। अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होगा यम बराबर क्या होगा, इसमें यम बराबर आपका जो हो जाएगा, इसमें देखिए आवर्धन वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई जो होगा, इसमें एक तरीके समझिएगा क्या होगा, अवतल दर्पण तो इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा, इसका रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों। तो उत्तल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है यम बराबर का होगा ए धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, धनात्मक होगा। तो इसमें जो होगा उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। आइए बच्चों देर न करते हुए अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। तो बच्चों देखिए समझने का प्रयास करिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है ना, अवतल दर्पण का काम क्या होता है। मान लीजिए अवतल दर्पण है ये, तो ये अवतल दर्पण है बच्चों। तो देखिए अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग पर पालिश होता है। तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए फोकस है, यदि कोई प्रकाश इस प्रकार जाएगी तो यहाँ आएगी, अगर कोई प्रकाश इस प्रकार से होगा तो ये इस बिंदु के कारण मिल रही है ना, ये प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है। समझ में आ रहा है। जब एक बिंदु पर एकत्रित होती है, पॉइंट एफ वाला है, तो ये एकत्रित करता है, तो उसको हम कौन सा दर्पण, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज इसमें कह रहा बच्चों कि इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो बच्चों हम देर न करते हुए समझने का प्रयास करें कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो उत्तल दर्पण देखिए इस प्रकार से, देखिए बच्चों ये है आपका M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये क्या होगा, ये पॉइंट P हो जाएगा, यहाँ पॉइंट F हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, C होगा। यदि प्रकाश इस पे हम डालते हैं, इधर से डालते हैं, तो देखिए यदि प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश छितिर बितिर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अच्छे से। अब इसमें देखिए जब मान लीजिए इस तरीके से, इसमें ये है उत्तल दर्पण, ये M1 होगा, ये M2 हो जाएगा। यदि यहाँ देखिएगा ये आपका P हो गया, तो ये आपका F हो गया, ये आपका क्या होगा, C हो गया। जब हम प्रकाश को यहाँ डालते हैं इस प्रकार से, तो आप देखेंगे प्रकाश इस प्रकार से इधर चला जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश छितिर बितिर हो जाता है, यानी ये बिखरा हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, इसको बोलते हैं हम अपसारी दर्पण कहते हैं। जो प्रकाश को फैलाता है, जो प्रकाश को मोड़ता है वो बोलते हैं कौन सा, अभिसारी, और जो प्रकाश को फैलाता है वो अपसारी बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा बच्चों। आइए चलते हैं। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। ठीक है, कह रहा है समतल दर्पण, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। कैसे एक होता है, देखिए एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। तो देखिए जितना अब दर्पण के समतल दर्पण में, हमका समतल दर्पण में से ये समतल दर्पण है। अब इसके सामने हमने कहा 5 कि 10 सेंटीमीटर का कोई वस्तु खड़ा करते हैं, तो उसका जो इमेज इस दर्पण में बनेगा ना, वो बनेगा कितना, 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, आखिर 10 सेंटीमीटर बटे, यदि 10 सेंटीमीटर लिखेंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो आवर्धन होगा वो प्लस का 1 होता है। ठीक है बच्चों, प्लस का 1 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो कह रहा है कि यहाँ समझने की को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई ना, दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का लगभग कितना होना चाहिए बच्चों। तो लगभग कितना होना चाहिए, मान लीजिए बच्चों ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई ये दर्पण है, क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है ना। अब ये व्यक्ति मान लीजिए कितने का है, ये व्यक्ति मान लीजिए 10 फीट का है। ठीक है, अब इसके सामने जो दर्पण रखना पड़ेगा, वो दर्पण कितने का रखना पड़ेगा ताकि ये अपना पूरा प्रतिबिंब देख लें। तो ये दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए, वो दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, 5 फीट का होना चाहिए। कितनी फीट का होना चाहिए, यदि 5 फीट का, ध्यान दीजिएगा, यदि 5 फीट का, यदि 5 फीट का ना, 5 फीट का यदि हम दर्पण लेते हैं, तो वस्तु अपना ये व्यक्ति का होगा, अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख लेगा। तो आइए इसका हम देखते हैं, ऑप्शन में नीचे है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम देखेंगे कौन सा होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए ना। ठीक है, चलते हैं, राइट आंसर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि जब कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो क्या घटना घटती है। देखो बच्चों ये देखिए आप समझिएगा इस प्रकार से, ये ऊपर मान लीजिए वायु है, क्या है, विरल माध्यम है, और यहाँ कांच क्या होगा, कांच मान लीजिए सघन माध्यम है। अब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा,
तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, इस तरीके से अब देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए ये आपतन कोण क्या होगा आई, ये अपवर्तन कोण क्या होगा आर, ये क्या है हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, कब कोई प्रकाश यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश जब क्या होगा, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। यदि इसी प्रकाश से वो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा बच्चों। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो विरल से सघन में जाएगा तो बच्चों उसका चाल क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या होगा, ताकि कोई ये मान लीजिए वायु है, एक कांच है ना, एक कांच है, आखिर वो क्या हो रहा है, विरल से यदि सघन में जा रहा है तो वो अभिलंब की ओर तो झुकेगा, साथ साथ उसकी स्पीड क्या होगी, चाल उसकी कम हो जाएगी। चाल क्या हो जाती है, चाल घट जाएगी। क्या हो जाएगी, चाल घट जाती है। ठीक है, तो इसका चाल घट जाएगा बच्चों। आइए इसका ऑप्शन में देखता हूँ, इसमें क्या होगा, जब कोई विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो उसका चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में देखता हूँ। कह रहा है, इसमें समझने का प्रयास करेंगे, जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा, तो देखो जब विरल से सघन में जाए तो अब जो है प्रकाश चाल घट जाएगा, अगर वहीं सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है बच्चों, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, प्रकाश चाल बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा बच्चों। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। करा निम्न में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें होती हैं। तो निम्न में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें होनी चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें होनी चाहिए, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश किसी भी माध्यम में जा रहा हो। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है बच्चों। उसका राइट आंसर कौन सा, बी होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, क्रांतिक कोण आपतन कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इन्हें देखिए, यहाँ कर रहा है पूर्णांतिक परावर्तन क्या शर्तें होनी चाहिए, तो ये दो ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है। अब इसमें कह रहा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। तो इसमें से देखिए बच्चों यही ऑप्शन सही होगा, बी वाला। इसमें आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण आई जो होगा वो क्रांतिक कोण सी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये घटना कौन सी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। कौन सा, पूर्ण आंतरिक इसको परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें देखिएगा बच्चों, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, या 90 होना चाहिए। तो बच्चों क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे आपको चित्र में यहाँ आप अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, मैं यहाँ समझाने का भी प्रयास करता हूँ। देखिए इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आती है तो इस तरीके से क्या हो जाएगी ना, ये देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो आपतन कोण होना चाहिए, यानी आपतन कोण, यानी यहाँ क्या कर रहा है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, अपवर्तन कोण कितना 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ यदि 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जो कोण बनेगा वही हमारा क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। सी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, राइट आंसर बी सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है वह लेंस कौन सा है जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। तो बच्चों देखिए वो लेंस की बात करते हैं तो इस प्रकार से देखिए वो लेंस है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा बोलते हैं इसको, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक, या इसको कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखिए क्या बीच में मोटा है, किनारों पे क्या होता है, पतला होता है, तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट आंसर बी होगा इसका। अब यहाँ देख कह रहा है कि बच्चों, यहाँ देखिए कह रहा है वह लेंस कौन सा है जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। तो देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से यदि हम लेंस देखे जाए
तो इस तरीके से देखिए बीच में क्या है पतला है, किनारों पे क्या है मोटा है। ये लेंस कौन सा होगा, ये लेंस होगा अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होता है बच्चों। कौन सा लेंस होता है, ये अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका बी, इसका राइट आंसर होगा। ये अवतल लेंस होता है जो किनारों पर पतला, बीच में किनारों पर चौड़ा और बीच में पतला होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ कह रहा है निम्न में से अभिसारी लेंस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभिसारी लेंस पूछ रहा है। तो अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, वही लेंस जो प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ लेंस लेंगे, अब ये हमारा क्या होगा, प्रकाशित केंद्र हो गया। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप अच्छे से। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या करे, कोई प्रकाश किरण हम यहाँ मुख अक्ष से समांतर डालते हैं तो क्या करेगा, ये एक बिंदु पर मोड़ता है। ये बिंदु बोलते हैं कौन, एफ बोलते हैं। यानी मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को लेंस भी एक बिंदु पर मोड़ता है। तो मोड़ने का काम कौन सा लेंस करता है, ये लेंस करता है कौन सा, उत्तल लेंस करता है बच्चों ना। राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, कह रहा है वह लेंस कौन सा जो प्रकाश किरणों को एकत्रित कर, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। अभी बताया ना कौन सा एकत्रित करेगा, वो होता उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करता है, मोड़ता है बच्चों। ठीक ना, तो 20 का राइट आंसर कौन होगा, बी होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस कौन सा लेंस है, तो देखिए अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, देखिएगा ये देखिए, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब देखो कोई प्रकाश से हम डालते हैं कि प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ऐसे फैला देगा ना। ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देता है, और यहाँ इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा। ठीक है, इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना देगा। जो प्रकाश किरणों को फैलाने का जो काम करता है तो उसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस कौन सा होगा, तो बच्चों देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ गलत है। यहाँ हमारा होना चाहिए कौन सा, यहाँ होना चाहिए अवतल लेंस होना चाहिए। कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आएगा, इसका राइट आंसर अवतल लेंस होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलता हूँ। आपको हमें लगता है कि बातें समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इसको अपसारी लेंस का। आइए आगे चलता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें कह रहा वह लेंस कौन सा है जो प्रकाश किरणों को फैला देती है। प्रकाश किरणों को क्या करेगी, फैला देती है। तो देखिए जो प्रकाश किरणों को फैला देती है, तो फैलाने का काम कौन सा करता है, अपसारी लेंस करता है। यानी अपसारी लेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको अवतल लेंस कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम अवतल लेंस बोलते हैं। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका सी, इसका ऑप्शन नंबर होगा। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करते हैं वह लेंस, लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करिए, लेंस हो गया हमारा, और यहाँ यदि हम बात करें तो ये प्रकाशित केंद्र सी हो गया। अब यहाँ हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस हो गया, और इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए बच्चों इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ, हम यहाँ लेंस बनाते हैं, कौन सा लेंस, ये है उत्तल लेंस। अब यहाँ समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ एक रेखा यहाँ भी अनंत वाली होती है, अनंत। तो यहाँ भी एक रेखा क्या होती है, अनंत वाली। ध्यान देना। अब एक वस्तु देखिए यहाँ अनंत पे रखेंगे हम, और एक वस्तु देखिए यहाँ पर रखेंगे। ये होता है 2f1, यहाँ f1 होता है बच्चों।
एक वस्तु यहाँ रखेंगे, एक वस्तु यहाँ रखेंगे, एक वस्तु इसके बीच में रखेंगे, एक वस्तु यहाँ रखेंगे F1 पर और एक वस्तु F1 और P1 के बीच रखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर हमारा P1 है, ये यहाँ P1 है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, P2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रखते हैं। एक वस्तु यहाँ रखा जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो इसका देखिए, इसमें आप देखिए पहला नंबर है, ये पहला नंबर 1, ये 2, ये 3, ये देखिएगा 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6वां नंबर। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इसका, इसको F2 बोलते हैं, इसको F2 बोलेंगे, यहाँ 2F2 होता है और यहाँ अनंत होता है। ठीक है ना। एक बार देखिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा बच्चों, एक बार प्रतिबिंब देखिए यहाँ F2 पर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ अनंत पर बनेगा। ठीक है, और ये देखिए 2F2 से दूर बनेगा बच्चों, इस प्रकार से यहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, कहाँ बनता है, 2F2 से दूर, ये यहाँ पे बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ बनेगा। देखिए इधर जो प्रतिबिंब बनता है ना, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, इधर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये सब वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। कैसा बनेंगे बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, ये वास्तविक बनेंगे। और इधर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आभासी बनेगा, आभासी। और जहाँ आभासी बनेगा वहाँ सीधा भी बनता है बच्चों, सीधा बनता है, और जहाँ वास्तविक बनता है वहाँ उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ आपको स्पष्ट मैं कर दूं, यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जो ये पहले नंबर का प्रतिबिंब होगा यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, पहले नंबर का यहाँ पे बनेगा, दूसरा वाला यहाँ बनेगा, तीसरा वाला यहाँ बनेगा, चौथा वाला यहाँ बनेगा, पांचवा यहाँ बनेगा और छठवां वाला यहाँ आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है बच्चों। आप अच्छे से देख लीजिए, हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ बच्चों ना, यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, जब वस्तु कहाँ कहाँ रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। हमें लगता है आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्तल लेंस की बात कर रहा है कि जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब ने बताया है कहाँ पर बनेगा, अनंत पे होगा, तो F2 पर ही बनेगा बच्चों। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमें लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। चित्र आगे मैं आपको दिखाया हूँ अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि उत्तल लेंस में जब वस्तु 2F पर हो, कहाँ 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब 2F1 पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा बच्चों। तो कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। इसका राइट आंसर कौन सा। अब देखिए बच्चों, हमें लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए कुल 50 नंबर की सीरीज थी, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिया जाएगा बच्चों। इसका जो लिंक हो जाएगा इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से यहीं खोल के इसका 50 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। तो हम 25 क्वेश्चन ही कराते हैं बच्चों, बाकी 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ करा देंगे अच्छे से। नहीं वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बच्चों। अच्छे से आप अच्छे से देखना है इसको, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना है, यही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जो है हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर लीजिए और कमेंट करिएगा। और वीडियो के आखिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारी सूचना आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी क्लास कब कब होगी बच्चों। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सारा बहुविकल्पी आपको 20 का 20 में आपको कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।